अध्याय 16 हर कोई झूठा है। रेड लीफ टाउन के शोरगुल भरे चौक में सफेद रोशनी की चमक दिखाई दी। इसके बाद खिलाड़ियों की आकृतियां एक एक करके प्रकट हुईं। ये खिलाड़ी शैरो के पुनर्जीवित सदस्य थे। इन लोगों के चेहरे पर उदासी और बेहद निराशा के भाव थे। किसी चीज को हाल ही में हासिल करने के बाद उसे फिर से खो देने के दर्द और उलझन भरी भावना को कोई भी चीज मात नहीं दे सकती। कुछ ही पल पहले वे रेड लीफ टाउन के तानाशाह बनने का सपना देख रहे थे। उनका स्तर लगातार बढ़ रहा था, मानो वे उड़ रहे हों, लेकिन अगले ही पल उनकी मृत्यु हो गई। न केवल उनका स्तर और कौशल दक्षता कम हुई, बल्कि लेवल 1 पर उनका अनुभव भी पहले से कम हो गया। औसत खिलाड़ी की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। पुनर्जीवित होने के बाद फ्लेमिंग टाइगर का चेहरा और भी अधिक क्रोधित था। उसकी आंखें ही किसी को भी जिंदा खा सकती थीं। विस्डम खिलाड़ी, ये फेंग ने आपको मार दिया है। 3 सेकंड बाद आपको रेड लीफ टाउन में पुनर्जीवित किया जाएगा, साथ ही आपका एक लेवल कम हो जाएगा और आपकी सभी कौशल दक्षताएं 100 अंक कम हो जाएंगी। ये फेंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मौत की दुआ मांगने पर मजबूर कर दूंगा। सिस्टम द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों को देखकर फ्लेमिंग टाइगर गुस्से में दहाड़ा। उसके इस बर्ताव से बाकी खिलाड़ी उससे दूर भागने लगे। किसी की भी नजर उस पागल आदमी पर नहीं पड़ी। कुछ देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद फ्लेमिंग टाइगर ने शैरो के अन्य सदस्यों को अपने बैग चेक करने का आदेश दिया, ताकि वे अपने द्वारा गिराई गई वस्तुओं की जांच कर सकें। हालांकि इस मौत से सभी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोबोल्ड्स को मारने से मिलने वाले अनुभव के अलावा और भी बहुत कुछ था। लूट भी थी। यही एक चीज थी जिससे वे खुश हो सकते थे। कम से कम उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। जब फ्लेमिंग टाइगर ने अपने बैग में देखा तो अचानक उसके गले में एक मीठा स्वाद आया। उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। तुरंत अभी हम डार्क मून वैली के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे उस बच्चे को मारना ही होगा। फ्लेमिंग टाइगर दहाड़ा। उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। जिस कौशल की किताब का इस्तेमाल वह शी फेंग का मजाक उड़ाने के लिए करने की योजना बना रहा था, वह गायब हो गई थी। तलवारबाजों के लिए यह एक अत्यंत दुर्लभ कौशल था और कोबोल्ड्स को मारकर हासिल की गई सबसे मूल्यवान वस्तु भी यही थी। अब वह भी गायब हो गई थी। लेकिन सबसे अक्षम्य बात यह थी कि कौशल की किताब शी फेंग के हाथ लग गई थी। अंततः फ्लेमिंग टाइगर की सारी मेहनत शी फेंग के लिए ही फायदेमंद साबित हुई। यह ऐसी बात थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी घृणा इतनी प्रबल थी कि वह शी फेंग को मारकर शून्य स्तर पर वापस लाने पर भी शांत नहीं हो सकती थी। शैरो के बाकी सदस्यों को समझ नहीं आ रहा था कि फ्लेमिंग टाइगर के साथ क्या हुआ है। इस समय शी फेंग को ढूंढने जाना सरासर बेकार की कोशिश थी। कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उनके बदले का इंतजार करे। शी फेंग जरूर कहीं और जाकर उन पर हंसते हुए निकल जाएगा। इसी क्षण फ्लेमिंग टाइगर के सिस्टम कम्युनिकेशन की घंटी बजी। कौन है? इस समय मुझे परेशान कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? कॉल कनेक्ट होते ही फ्लेमिंग टाइगर ने गुस्से में कहा। फ्लेमिंग टाइगर, एक दिन न मिलने के बाद तुम्हारा गुस्सा वाकई बढ़ गया है। दूसरी तरफ से आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, मानो भयंकर क्रोध में हो। फ्लेमिंग टाइगर को वह आवाज जानी पहचानी लगी। जब उसे उस आवाज के असली नाम का पता चला तो उसका चेहरा अचानक बेहद बिगड़ गया। भाई झांग, आप हैं? मैं इस समय अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण दे रहा हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई झांग मुझसे संपर्क करेंगे। भाई झांग, कृपया बुरा न माने, मैं अभी आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। बस करो, मुझे तुम्हारी समस्या के बारे में पहले से ही पता है। रेड लीफ टाउन में शैरो के विकास में तुमने जो नुकसान पहुंचाया है उसे देखते हुए और तुमने जो अच्छा काम किया है उसे देखते हुए मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब से तुम्हें रेड लीफ टाउन का टीम लीडर बने रहने की जरूरत नहीं है। टीम का एलिमेंट लिस्ट साइलेंट रेन अस्थायी रूप से जिम्मेदारी संभालेगा। अगर मेरे रेड लीफ टाउन पहुंचने तक तुम लेवल 2 पर नहीं पहुंचे तो तुम यहां से चले जाओ। शैरो को ऐसे बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। ये शब्द सुनकर फ्लेमिंग टाइगर का मनोबल गिर पड़ा। शी फेंग के प्रति उसकी नफरत 5 झीलों और 4 समुद्रों से भी कभी नहीं मिटेगी। ऐसी बीच डार्क मून वैली में
शीफेंग और ब्लैकी शैडो के सदस्यों से मिले हुए सामान को इकट्ठा कर रहे थे। शीफेंग के हाथ में इस समय फ्लेमिंग टाइगर द्वारा गिराई गई स्किल बुक थी। फ्लेमिंग टाइगर सचमुच बहुत उदार है, उसने तो मेरे लिए ऐसी वस्तु भी छोड़ दी। शीफेंग ने बिना किसी झिझक के उस कौशल को सीखने का फैसला किया। विंड ब्लेड क्रिया प्रकार। आवश्यकता तलवार स्तर 1, दक्षता 0/300, 5 गज से अधिक और 30 गज के भीतर स्थित दुश्मन पर घात लगाकर हमला करे। लक्ष्य की ओर दौड़ते समय गति 40% बढ़ जाएगी और आक्रमण गति 3 सेकंड के लिए 20% बढ़ जाएगी। कूल डाउन 25 सेकंड। इस कौशल से तलवारबाज की गतिशीलता में काफी वृद्धि हो जाती थी। यह रेंजरों और जादूगरों के लिए एक बेहतरीन जवाब था जो दूर से हमला करना पसंद करते थे। भाई फेंग, हमें जिस उल्कापिंड अयस्क की जरूरत थी वह सब यही है। कांस्य अयस्क भी काफी मात्रा में है। शैरो ने इस बार हमारी बहुत मदद की। ब्लैकी जोर से हंसा। जमीन से अयस्क इकट्ठा करते हुए उसकी नजर गहरे हरे रंग के एक अयस्क पर पड़ी। उसे उठाते हुए उसने पूछा, भाई फेंग, यह तारा क्रिस्टल क्या है? जब शी फेंग ने स्टार क्रिस्टल के बारे में सुना तो उसने अपने पैरों के नीचे पड़े उल्कापिंड अयस्क को नजरअंदाज कर दिया। तुरंत मुड़कर ब्लैकी की ओर दौड़ पड़ा। वाह, ये तो सच में एक स्टार क्रिस्टल है। ब्लैकी, तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है, तुम्हें तो ऐसी चीज भी मिल गई। शी फेंग ने उत्साह से कहा और उसे प्राप्त करने के बाद गहरे हरे रंग के अयस्क को ध्यान से देखा। दुनिया के हर राक्षस के पास स्टार क्रिस्टल गिराने का मौका होता था। संभावना 10 लाख में एक थी। शायद दूसरों के लिए यह बेकार की चीज हो, लेकिन शी फेंग के लिए यह एक अनमोल खजाना था और यही वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाई फेंग, यह तारा क्रिस्टल किस लिए है? ब्लैकी ने उत्सुकता से पूछा। शी फेंग आमतौर पर शांत और उदासीन रहता था। उसकी ऐसी उत्तेजित प्रतिक्रिया से तारा क्रिस्टल की अनमोलता का पता चलता था। यह खाने के लिए है, खिलाड़ियों के लिए नहीं। शी फेंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन स्टार क्रिस्टल को अपने पास रखते हुए उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। क्या ये खाने के लिए है? ब्लैकी थोड़ा हैरान था। भला पत्थर कौन खाएगा? हालांकि शी फेंग के न बताने के अपने कुछ कारण जरूर होंगे, इसलिए ब्लैकी ने इसके बारे में और नहीं पूछा। कुछ ही क्षणों में सभी बूंदें एकत्र कर ली गईं। उन्हें कुल 14 उल्कापिंड अयस्क और 32 कांस्य अयस्क प्राप्त हुए थे। उन्होंने न केवल शी फेंग का मिशन पूरा किया, बल्कि उनके पास कुछ अतिरिक्त अयस्क भी बच गया था। इसके बाद वे दोनों लोहार की दुकान पर पहुंचे। मास्टर जैक, मैंने आपके मांगे हुए उल्कापिंड अयस्क को इकट्ठा कर लिया है। शी फेंग ने सारे उल्कापिंड अयस्क सौंप दिए, एक भी नहीं छोड़ा। ये सभी खोज सामग्री थीं, एक ढेर सारे अयस्क किसी एनपीसी को केवल एक तांबे में बिकते, इनका कोई मूल्य नहीं था। बुरा नहीं है नौजवान, लेकिन अगर तुम एक उत्कृष्ट लोहार बनना चाहते हो तो तुम्हें कीमती अयस्क प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होगी। एक शक्तिशाली कोबोल्ड सरदार है, जाओ और उसे मारकर अपनी शक्ति साबित करो। मास्टर जैक ने उल्कापिंड अयस्क को रखते हुए प्रभावशाली ढंग से कहा। विस्डम छिपा हुआ मिशन। रोड ऑफ फोर्जिंग क्रिम्सन स्टार माइन के अंदर कोबोल्ड सरदार को मारे। समय सीमा 1 घंटा। जब शी फेंग ने देखा कि क्वेस्ट का दूसरा चरण अभी बाकी है तो शी फेंग का मन हुआ कि वह हैमर ट्रेडिंग को कोस दे। इस बार उसने शी फेंग को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, हर किसी ने कुछ न कुछ बात अपने तक ही रखी होगी। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, सब झूठे हैं। शी फेंग के पिछले जीवन में हैमर ट्रेडिंग ने क्वेस्ट के दूसरे चरण का जिक्र नहीं किया था। अब एक सीमित समय वाला दूसरा चरण का क्वेस्ट सामने आ गया था। एक सरदार राक्षस के खिलाफ था। यह कोई साधारण एलीट राक्षस नहीं था। एक सरदार राक्षस स्पेशल एलीट से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह किसी कालकोठरी के बॉस के बराबर था। शी फेंग का स्तर केवल 3 था और एक लीडर राक्षस उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता था। शी फेंग के पिछले जीवन में जब उसने यह मिशन स्वीकार किया था तब हैमर ट्रेडिंग का स्तर 16 था। मिशन को पूरा करना बेहद आसान था। छोड़ो इसे, पहले इसे देख लेते हैं। वह धोखे में आने से खुद को बचा नहीं सका। हालांकि शी फेंग ने हार मानने का इरादा नहीं किया था। गढ़ने की प्रतिभा बहुत काम की थी।
और शीफेंग को इसे सीखना ही था। इसके बाद शीफेंग और ब्लैकी ने क्रिम्सन स्टार माइन के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ते हुए कोबोल्स के रास्ते को साफ किया। प्रवेश द्वार पर मौजूद कोबोल्स की तुलना में अंदर मौजूद कोबोल्स का स्तर 4 नहीं बल्कि 5 था। उन्हें मारने में अधिक समय और ऊर्जा लगती थी। अक्सर एक कोबोल्ड के मारे जाने से पहले ही दूसरा कोबोल्ड प्रकट हो जाता था। यदि कोबोल्ड का स्तर 2 कम करने के लिए पर्याप्त ब्लैक स्टील बियर उपलब्ध न हो तो शीफेंग और ब्लैकी की मारने की गति उनके फिर से प्रकट होने की दर के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं रख पाएगी। आधे घंटे बाद शीफेंग और ब्लैकी क्रिम्सन स्टार खदान के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। यह एक विशाल खाली जमीन का टुकड़ा था। आसपास 10 से अधिक कोबोल्ड अयस्क की खुदाई कर रहे थे। खाली जगह के बीचों बीच एक विशालकाय आकृति खड़ी थी। वह कवच पहने हुए एक कोबोल्ड थी जो लगातार अन्य कोबोल्ड्स को आदेश दे रही थी। कोबोल्ड सरदार पद स्तर पाएं HP 2100/2100। केवल इसकी एपी ही किसी को निराश कर सकती है। ऊपर से कोबोल्ड चीफ्टेन द्वारा पहने गए भारी कवच का भी जिक्र करना जरूरी है। इसकी रक्षा क्षमता निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। शारीरिक हमलों से इस पर ज्यादा नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा चीफ्टेन रैंक के मॉन्स्टर्स युद्ध के दौरान हर 5 सेकंड में 2% HP रिकवर करते थे। इसका मतलब था कि कोबोल्ड चीफ्टेन हर 5 सेकंड में 42 HP रिकवर कर लेता था। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं था। शारीरिक हमलों से लैस एक औसत लेवल 5 का खिलाड़ी भी 5 सेकंड में 42 HP तक नहीं पहुंचा सकता था। स्मोक बम का इस्तेमाल करके कोबोल्ड चीफ्टेन को सुरक्षित रूप से मारना पूरी तरह असंभव था। चीफ्टेन मॉन्स्टर की दृष्टि सीमा बहुत विस्तृत होती है, यहां तक कि एक कोबोल्ड की दृष्टि सीमा भी 55 गज होती है। स्मोक बम का इस्तेमाल करके उसकी दृष्टि सीमा को 10 गज कम करने पर भी उसकी दृष्टि सीमा 45 गज ही रह जाती। यहां तक कि रेंजर्स के लिए भी, जिनकी फायरिंग रेंज अधिकतम 40 गज होती है, यह काफी नहीं होता। शीफेंग ने अपने सामने कोबोल्ड सरदार को देखते हुए बार बार सोचा और बेबस होकर हंसते हुए कहा, क्या मुझे सच में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा?